नमस्कार दोस्तों, आपको अपने इस YouTube चैनल चंदन कॉन्सेप्ट क्लियर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप सभी के बीच विधायक और सांसद के बीच कुछ अंतर की बात किए थे, और आज हम आप लोगों के बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं, ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आए हैं जो हम सभी को, आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। आरक्षण होता क्या है? तो देखिए, आरक्षण होता क्या है, आरक्षण जरूरी है या आरक्षण नहीं जरूरी है, ये सब के बीच हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। ये आपको ऐसा महसूस होगा कि आरक्षण जरूरी है या नहीं है, आरक्षण देना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप खुद महसूस करने लगेंगे इस वीडियो के बाद। बस ये वीडियो आप सिर्फ देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, आरक्षण की चर्चा हमारे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उसी में आर्टिकल 15 और 16 में आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 15 और 16 में आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 में 1 से 6 तक आर्टिकल है और 1 से लेकर 6 तक क्लॉज है। आर्टिकल 15 का 1 से क्लॉज 6 तक है, और आर्टिकल 16 में भी 1 से लेकर क्लॉज 6 तक है। इसी में विभिन्न क्लॉज में आरक्षण की बात की गई है। ओबीसी आरक्षण क्या होता है, SC ST आरक्षण क्या होता है, EWS आरक्षण क्या होता है, ये सभी के बीच विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें, देखिए, समझिए। तो देखिए, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 होता है, 15 का क्लॉज 2 बड़ा लिखना पड़ेगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, 15 का क्लॉज 2, 15 का क्लॉज 3, 15 का क्लॉज 4, 15 का क्लॉज 5 और 15 का क्लॉज 6। यहाँ आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के क्लॉज 1, 16 के क्लॉज 2, 16 के क्लॉज 3, 4, 16 के क्लॉज 5, 16 के क्लॉज 6। तो देखिए, आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 तक 6 क्लॉज है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 में टोटल 6 क्लॉज है। तो इन्हीं विभिन्न क्लॉज में विभिन्न आरक्षण की बात की गई है, अलग अलग आरक्षण की बात की गई है। देखिए, आर्टिकल 15 के क्लॉज 1, 2, 3। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, 2 और 3 मूल संविधान में थी, और आर्टिकल 15 के क्लॉज 1, 2, 4, 5, 6 को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। विभिन्न संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 15 के क्लॉज 4, 5, 6 को जोड़ा गया है। तो ये तीनों जो मूल संविधान में था, मूल संविधान में इन तीनों की बात की गई है। इसको फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 को पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। इसको आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 को 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया है। 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कौन सा आरक्षण की बात है, क्या है? आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 को 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये सभी में आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 1, 2 और 3 है जो मूल संविधान में था, मूल संविधान में ही से, और आर्टिकल 15 के क्लॉज 4, 5, 6 को विभिन्न संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। सेम वैसे ही आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 16 में क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 6 तक मूल संविधान में था। ये सभी मूल संविधान में थे, मूल संविधान में। और इसको आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 को, इसको 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए, आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 से लेकर 5 तक को मूल संविधान में था, और आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 को 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया है। तो देखिए, आर्टिकल 15 क्या कहता है, 15 क्लॉज 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से चल रहे हैं।
तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए इस वीडियो के बाद आप लोगों को आरक्षण से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छूटेगी। आरक्षण क्या होता है, एनसीएल क्या होता है, ओबीसी क्या होता है, आप सभी लोगों का सारा डाउट दूर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए आर्टिकल 15 चलते हैं। आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है। सामाजिक समानता कि सामाजिक समानता मतलब कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान या निवास के स्थान पर किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक समानता आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता या समता की बात की गई। समानता या सामाजिक समता। सामाजिक समानता का मतलब ये है कि समाज में किसी भी उच्च जाति या नीच जाति हो या कोई भी जाति हो, उसके बीच किसी भी जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम नीचे जाति के हो, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, हम तुम्हारे साथ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये किसी प्रकार का कोई भेदभाव की बात नहीं की गई है। आर्टिकल 15 या 15 की क्लॉज 1 कर सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 सामाजिक समानता की बात करती है। अब आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के बारे में। आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 कहता है कि जे आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थल के प्रयोग से सार्वजनिक स्थल के प्रयोग में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के प्रयोग से जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं आर्टिकल 15 के कि जाति के आधार पर या लिंग, धर्म, मूल वंश के आधार पर जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक स्थल के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक स्थल के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि समझते हैं, जैसे में देखिए एक ऊंचे जाति के लोग हों या निम्न जाति के लोग हों, उनको भी रेलवे स्टेशन से जाने से नहीं रोका जा सकता है, चाहे वो निम्न जाति के हों या उच्च जाति के हों। देखिए एक निम्न जाति का स्टूडेंट या कुछ भी, एक निम्न जाति के व्यक्ति और एक उच्च जाति के व्यक्ति दोनों को सरकारी रेल, बस, अस्पताल या कहीं भी जाने का पूरा अधिकार है। उनको कोई वंचित नहीं कर सकता है इस आधार पे कि तुम निम्न जाति के हैं या वो उच्च जाति का है। इस आधार पे कोई वंचित नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 15 की क्लॉज 2 कहता है। और आर्टिकल 15 की क्लॉज 3 पे आते हैं हम लोग। देखिए आर्टिकल 15 की क्लॉज 3 कहता है, आर्टिकल 15 की क्लॉज 3 ये आर्टिकल महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात कहता है। आर्टिकल 15 की क्लॉज 3 बच्चे और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की बात करता है। संविधान ये मान कर चलता है कि बच्चे और महिलाएं कमजोर हैं, वे दुर्बल हैं, इसीलिए उनके लिए विशेष प्रावधान करने की बात करता है। आर्टिकल 15 की क्लॉज 3 बच्चों और महिलाओं के लिए
बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है कौन? आर्टिकल 15 के क्लॉज 3। यही कारण है कि जब दो व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, या एक लड़का या एक लड़की, जब आपस में लव मैरिज की बात करते हैं या एक परिवार से चोरी छुपे कहीं चले जाते हैं, तो वहाँ महिला को वरीयता दिया जाता है, गर्ल्स को वरीयता दिया जाता है कि आप बताइए कि आपके साथ लड़का कुछ गलत तो नहीं किया, अनुचित तो नहीं किया, कुछ अभद्र तो नहीं किया, या आपको बहला फुसला करके नहीं ले गया, आप मर्जी से गए कि नहीं। यही कारण है कि वहाँ महिलाओं को वरीयता देता है। क्यों? आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 कहता है बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, उनको कमजोर मानता है, दुर्बल मानता है। यही कारण है कि वहाँ महिला को वरीयता दी जाती है। महिला से पूछा जाता है कि आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किए हैं, ताकि वो सुनिश्चित कर सके। यही आर्टिकल के कारण, इसीलिए वहाँ महिला को वरीयता मिल जाता है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 महिला को और बच्चा को दुर्बल मानता है, उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। तो यहीं से कहीं न कहीं भेदभाव स्टार्ट हो गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है, याद करिए। वो कहता है कि सामाजिक आधार पे, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 भी सेम कहता है कि सामाजिक आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई सार्वजनिक स्थल के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये आर्टिकल क्या कहता है, यहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव हो गया। देखिए, महिला और पुलिस में भेदभाव हो गया, महिला को वरीयता मिल गया कि उसके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो यहाँ इनके लिए आरक्षण की बात हो गई, कुछ विशेष प्रावधान हो गए। अब देखिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 क्या कहता है। देखिए, ये तीनों तो मूल संविधान में था। अब आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 क्या है? ये मूल संविधान में नहीं था, इससे पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ये संविधान का ये आर्टिकल कहता है कि ये आर्टिकल कहता है कि SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षिक संस्थानों में विशेष प्रावधान की बात करता है। आर्टिकल 15 अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, उनके लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। अब देखिए, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जरूरी है या नहीं, क्यों जरूरी है, इसके समझिए पहले। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को यानी पिछड़े वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, विशेष प्रावधान की बात करता है। आप समझिए, आप देखिए, समझिए कि आप घर पे, हम लोगों के घर में ही एग्जाम्पल लेकर देखिए। जैसे में देखिए, मानिए कि हम अपने माता पिता के 3 संतान हैं, ABC हैं, 3 संतान हैं, जिसमें से A जॉब करते हैं, B है जो घर पे ही रहते हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगार नहीं कर सकते, मतलब घर पे ही कृषि का कार्य करते हैं, ये कृषि का कार्य करते हैं। और C है जो पैर से थोड़े विकलांग है, या हाथ से विकलांग है, या आँख से विकलांग है, थोड़े विकलांग है, मतलब ये क्या है, दिव्यांग है। तो देखिए, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये जो जॉब है उनसे थोड़ा, ये दोनों जो संतान हैं उनसे इनका ज़्यादा लगाव रहता है। क्यों लगाव रहता है भाई? तो इसलिए लगाव रहता है कि ये दोनों तो खैर ठीक हैं, ये सबसे ज़्यादा ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं, या समाज में ऊंचे ओहदे थोड़ा है इनका, और ये कुछ नीचे हैं, लेकिन इनसे ये ठीक है। तो पेरेंट्स, माता पिता इनसे ज़्यादा प्रेम क्यों करते हैं? ताकि इन दोनों का, ये बराबरी तो खैर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक इनके साथ चल पाए। इसीलिए पेरेंट्स, देखिए, 3 संतान में जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, उनके साथ माता पिता थोड़ा ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं। ये भाई जब आएगा जॉब से तो इसके लिए कपड़े लाएगा, मिठाइयाँ लाएगा, पैसे देंगे, लेकिन माता पिता भी कुछ पैसे इनको छिपा कर देंगे कि लो ये करना, वो करना, ताकि इन लोगों को इनके साथ खड़ा किया जा सके, साथ चल सके। इसीलिए सेम इसी कारण से सरकार आरक्षण देती है। सरकार नहीं, संविधान आरक्षण देती है। सरकार तो खैर अल्टीमेट वो संविधान का पालन करती है, इसलिए सरकार नहीं कर सकते, संविधान कर सकते।
इसीलिए संविधान आरक्षण देती है हम लोगों को, जो SC ST हो गए हैं या अन्य पिछड़े वर्ग हो गए हैं या EWS हो गया, उसको इसीलिए आरक्षण देता है ताकि उनको संविधान के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जो एकदम नीचे तबके के लोग हैं, एकदम दबे हुए लोग हैं, उनको अगर आरक्षण नहीं देगी संविधान तो और पिछड़ जाएंगे, वो संविधान के मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे। तो कैसे देश का विकास होगा? किसी एक वर्ग को छोड़कर समाज का विकास नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 भाई हैं ABC, अब एक है जो दिव्यांग हैं, एक है जो कृषक हैं, ये जॉब करते हैं। अब इन दोनों को खासकर इनको कुछ विशेष प्रावधान पेरेंट्स नहीं देंगे तो ये तो पूरे पिछड़ जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। अब ये जॉब करके पटना फ्लैट ले रहे हैं, पटना मकान ले रहे हैं, दिल्ली ले रहे हैं, अब ये दिल्ली रहेंगे, ये गांव में खैर रहेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, और ये बहुत पीछे रह जाएंगे क्योंकि ये दिव्यांग हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अगर इनको पेरेंट्स विशेष प्रावधान नहीं देगा तो ये बहुत पिछड़ जाएंगे। अब इनके एक परिवार में, एक सीमित छोटा परिवार है, 3 फैमिली का, 3 भाई है, एक माता है, एक पिता है, सिर्फ 5 परिवार का एक फैमिली है, उसमें देखिए ये नहीं खुश रह पाएंगे। ये नहीं खुश रह पाएंगे तो माता पिता भी नहीं खुश रह पाएगा, नहीं रह पाएंगे। तो नहीं रह पाएंगे तो सिर्फ इनके खुश रहने से, इनके आगे बढ़ जाने से घर का विकास थोड़े नहीं हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति को आगे बढ़ जाने से, उनको समाज के मुख्यधारा में आ जाने से सारे का विकास नहीं हुआ, इनका विकास नहीं हुआ। इनका नहीं हुआ तो पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो उनका भी विकास नहीं हुआ। यही कारण है कि इनको कुछ विशेष प्रावधान दिए ताकि इनके साथ चल सके। उनका बराबरी नहीं कर पाए लेकिन कुछ हद तक उनके साथ चल सके, यही कारण इनको विशेष प्रावधान दिए। सेम उसी कारण संविधान भी आरक्षण देती है, इसीलिए कि मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके, उसके साथ साथ चल सके, ताकि सारे वर्गों का विकास हो, वो आगे बढ़े। यही कारण है कि संविधान अधिकार देती है, आरक्षण देती है, ताकि सारे लोगों का साथ साथ विकास हो। समाज के किसी एक वर्ग को छोड़कर समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि सभी आगे नहीं चलेंगे। और महिला को भी यही कारण आरक्षण दिया जाता है। केवल महिलाओं को छोड़कर केवल पुरुष, सभी महिलाओं को छोड़कर केवल पुरुष समाज को बहुत आगे नहीं ले जाया जा सकता। इसीलिए देख रहे हैं कि हमारे बिहार में तो लगभग 50% आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण बिहार में दे रहे हैं। यही कारण है ताकि महिलाओं का विकास हो, इसीलिए समाज के पूरे समाज का विकास होगा एकदम सुनिश्चित तरीके से। अब देखिए तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 क्या कहता है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देने की बात करता है, स्कूल कॉलेज में आरक्षण देने की बात करता है। अब देखिए 1950 में क्या हुआ, 1950 में तमिलनाडु सरकार ने, मद्रास की सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने क्या किया कि देखिए तमिलनाडु सरकार ने क्या किया कि डीपीएसपी का होता है फुल फॉर्म डायरेक्टर प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी का हिंदी होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 46 क्या कहता है, ये भी आर्टिकल वही कहता है कि राज्य या सरकार या संविधान सामाजिक तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दे सकता है। शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज में आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है डीपीएसपी का कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को संविधान, सरकार आरक्षण दे सकती है शैक्षणिक संस्थानों में। तो इसी के आधार पर आर्टिकल 46 के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने 1950 में शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST को, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दे दिया, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे दिया। 1950 में तमिलनाडु सरकार ने आर्टिकल 46 डीपीएसपी के अनुच्छेद 46 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे दिया। तो देखिए बड़ा बवाल, जब तमिलनाडु सरकार ने इन लोगों को आरक्षण दिया तो ये बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भी इसको कहते हैं, सबसे ऊंचा न्यायालय है हमारे देश का। तो यहाँ केस पहुंच गया।
और यहाँ केस पहुंचा तो एक केस बना चंपकम दोराई राजन केस 1951। चंपकम दोराई राजन केस, दोराई राजन केस, चंपकम दोराई राजन केस 1951। देखिए, जब तमिलनाडु सरकार ने 1950 में SC/ST को आरक्षण दिया तो ये वहाँ के सरकार को या वहाँ के जनता को ये अच्छा नहीं लगा। जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनको लगा कि ये गलत हो रहा है, तो ये केस किए, सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट में केस बना चंपकम दोराई राजन केस 1951। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह निर्णय दिया कि जो आर्टिकल 46 जो कि DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसके आधार पे, आर्टिकल 46 के आधार पे मौलिक अधिकार का हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार आर्टिकल 15 क्या कहता है? आप दोबारा पढ़िए। आर्टिकल 15 सामाजिक समानता की बात करता है। कहता है कि सभी लोग समान है, जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये कहता है आर्टिकल 15। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि आर्टिकल 46 के आधार पर हम आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं करेंगे, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये नहीं होगा। और ये सामाजिक समानता, आर्टिकल 14 भी सामाजिक समानता की बात करता है। ये भी कहा, आर्टिकल 15 सामाजिक समानता की बात करता है। तो आर्टिकल ये कहा कि मौलिक DPSP के आधार पे हम मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे। और ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 4, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 सामाजिक समानता आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है, इसीलिए ये सही नहीं है, ये गलत है और इसको काट दिया सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 इसको रद्द कर दिया, काट दिया, कहा ये नहीं होगा। ये आरक्षण उस समय आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 नहीं था, बेसिक तौर पे नहीं था। ये आरक्षण सिर्फ दिया था सुप्रीम, तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण दिया किसको? SC/ST वाले को। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये आरक्षण वैध नहीं है, उस आरक्षण को रद्द कर दिया। उस टाइम तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 आया ही नहीं था। तो तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण दिया किसको? पिछड़े वर्ग के लोगों को, SC/ST को, OBC को, OBC नहीं SC, हाँ अन्य पिछड़े वर्ग कह सकते हैं। उस टाइम तो OBC आया ही नहीं था, SC/ST था या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग था, उसको दिया शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चंपकम दोराई राजन केस बना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आरक्षण को रद्द कर दिया। कहा नहीं, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, सामाजिक समानता का उल्लंघन है, ये कहीं भी सही नहीं है। तो ये काट दिया। अब ये काट दिया तो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे अब उनका तो विकास नहीं हो पाता, वे तो काफी और पिछड़ जाते। इसी को लेकर हमारे सरकार ने, उस टाइम केंद्र की सरकार 1951 में, हमारा देश हाल फिलहाल में 47 में आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है कि किन सरकार होगा, कौन PM होंगे। तो उस टाइम PM थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। उनकी सरकार ने एक संविधान संशोधन किया। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संविधान संशोधन किया और जो एक नया आर्टिकल लाए, आर्टिकल 15 के क्लॉज 4, और उसमें यह प्रावधान किया कि जे राज्य SC/ST और अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण देगी, विशेष प्रावधान करेगी। और ये आर्टिकल ऐड कर दी। और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिए थे कि ये आरक्षण गलत है, शैक्षणिक तौर पे आरक्षण नहीं दे सकते हैं, उसका विरोध किए हमारे संसद में सभी सांसदों ने, और उनका एक नया आर्टिकल जोड़े, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया, ऐड किया गया, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि SC/ST या पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक तौर पर आरक्षण दिया जा सकता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करिए कि आरक्षण सही है नहीं। देखिए, आरक्षण तो मिलना चाहिए, आरक्षण सही है। अगर ये आरक्षण नहीं देते तो बताइए, जो एकदम पिछड़े हुए हैं उनका तरक्की कैसे हो पाता? उनको छोड़ के हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए आरक्षण ठीक है, बढ़िया से देना चाहिए। जो आरक्षण के लायक नहीं है उनको भी मिल जाता है कहीं ना कहीं आरक्षण। जिनको 50 लाख इनकम है, 1 करोड़ इनकम है, वो भी NCL बना लेते हैं, वो भी OBC से आरक्षण ले लेते हैं, EWS से आरक्षण लेते हैं। तो आरक्षण सही है, लेकिन ठीक तरीके से देना चाहिए, ये ठीक है। तो ये 15 के क्लॉज 4 समझ में आ गया होगा।
कि चंपकम दोराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया कि सामाजिक समानता के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो उनके निर्णय को पलटने के लिए, बदलने के लिए आर्टिकल 15 संविधान संशोधन किया गया। पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पहला संविधान संशोधन 1951 के तरह 1951 के तहत जोड़ा गया है। और 15 के आर्टिकल क्लो 4 जिसमें SC/ST अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा में शैक्षिक तौर पर आरक्षण दिया गया। अब कहा शैक्षिक तौर क्या हो गया, शिक्षा क्या हो गया, तो देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गया, IIT हो गया, IIM हो गया, या DU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब में कुछ सीटें हैं जो इनके लिए आरक्षित होगा कि 100 सीटें में 2 सीट, 10 सीट, 50 सीट, इनके लिए 50 सीट नहीं, 2 सीट, 10 सीट, 15% है, तो वो सीटें आरक्षित होगी। और देखिए या कोई संस्थान है, नामांकन में सीटें आरक्षित होगी, या फीस है जो लग रहा है एक सामान्य वर्ग के लोगों के लिए या जो आगे हैं उनके लिए, अगर 100 रुपये लग रहा है तो इनके लिए कुछ कम किया जाएगा, 50 रुपये लगेगा, 40 रुपये, 60 रुपये, ये कुछ कम किया जाएगा। तो इनके नामांकन में कुछ सीट आरक्षित किया जाएगा, कुछ पैसे कम लेकर इनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कहता है। अब देखिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 क्या है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 अगर आप लोग सही से समझ रहे हैं तो 15 के क्लॉज 5 समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 क्या कहता है, ये तो एकदम आसान है। देखिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 तो कहता है कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, SC/ST या OBC के लिए, या जो अन्य पीछे वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण कहता है शैक्षिक तौर पे। और आर्टिकल 15 के 4 क्लॉज ये कहता है, आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 ये कहता है कि ये आरक्षण जो है शैक्षिक तौर पर ये निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल दोनों में होगा। ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 तो सिर्फ सरकारी की बात किया था, और 15 क्लॉज 5 जो है प्राइवेट यानी निजी संस्थान और सरकारी यानी सरकारी संस्थान में भी आरक्षण देने की बात करता है, ये दोनों में। तो देखें कि बड़े बड़े प्राइवेट जो संस्थान होते हैं वहाँ भी आरक्षण मिलता है। तो ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 है जो निजी संस्थान और प्राइवेट संस्थान दोनों में शैक्षिक तौर पर आरक्षण देने की बात करती है, आर्टिकल 15 के क्लॉज 5। अब देखिए ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से ही रिलेटेड है, वो सिर्फ था सरकारी स्कूल में और ये है निजी स्कूल में और सरकारी दोनों में। अब आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 क्या कहता है, ये कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से जैसे में सामान्य श्रेणी में जो लोग हैं जनरल में आते हैं, उनमें भी ऐसा नहीं है कि सब एकदम बहुत अमीर है, उनमें भी गरीबी है। गरीबी अमीरी सभी जात में होती है, सभी कास्ट में होती है, सभी धर्म में होती है। तो सामान्य श्रेणी में जो आते हैं उनमें भी कुछ गरीब है, तो उनमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए यानी ये EWS आरक्षण की बात करते हैं, उनमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण की बात की गई है शैक्षणिक संस्थान में नामांकन के लिए। आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कॉलेज इंस्टीट्यूट में या मतलब कोई संस्थान में एडमिशन में, नामांकन में विशेष प्रावधान कर सकते हैं। यानी कि EWS आरक्षण की बात करती है एडमिशन में, कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। तो वो था आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 5, ये है EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 आरक्षण की बात करता है, विशेष प्रावधान की बात करता है शैक्षिक रूप से शैक्षिक संस्थानों में एडमिशन के टाइम, नामांकन में। अब देखिए आर्टिकल 15 तो हो गया टोटल। अब देखिए हाँ एक पॉइंट छूटने वाला था, ये देखिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 इसको 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक आरक्षण की बात करता है, विशेष प्रावधान की बात करता है। इसको 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया है हमारे संविधान में। अब देखिए
अब देखिए जब आर्टिकल आर्टिकल 15 के क्लोज 5 को तो 193वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। 93वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें एक और केस आया जो इसमें था कि निजी और प्राइवेट दोनों में आरक्षण की बात कही गई। तो एक और केस आया अशोक कुमार केस। इसमें क्या हुआ, अशोक कुमार केस में क्या हुआ, अशोक कुमार ठाकुर केस, इसमें ये इसको चैलेंज किया गया कि नहीं ये गलत है, नहीं आरक्षण देना चाहिए। आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 को अशोक कुमार केस के तहत 2008 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया, सही ठहराया। यही कारण है कि आज भी शैक्षणिक कॉलेज में ये हो या विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, उसमें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ये प्राइवेट हो या निजी हो उनको आरक्षण दी जाती है। अशोक कुमार केस में इसको चैलेंज, अशोक कुमार ठाकुर केस में इसको चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को रद्द कर दिया, इसको वैध ठहराया, इसको सही ठहराया। तो यह आरक्षण आज भी, इसीलिए जो पिछड़े रूप से हैं उनको आरक्षण मिलेगी अभी भी। अब देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 ये दो आर्टिकल है 15 और 16 जिसमें आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसरों की समानता, यानी सरकार जो बहाली निकालेगी, नौकरी देगी, उसमें सभी लोगों को समान अधिकार होगा। जितना अधिकार ए का होगा उतना अधिकार बी का होगा। अगर कोई सरकार बहाली निकालती है तो जितना अधिकार ए का होगा उतना अधिकार बी का होगा, सभी को समान अधिकार होगा, किसी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होगा। ये कहता है आर्टिकल 16 कि सरकार के अधीन नियोजन में सभी को समान अधिकार हो गया, यानी लोक नियोजन में अवसरों की समानता की बात करती है आर्टिकल 16। सरकार के या सरकारी नौकरी में सभी को समान अधिकार होगा, कोई ज़्यादा अधिकार या कम अधिकार नहीं होगा। अब 16 के क्लॉज 1 क्या कहता है कि 16 के क्लॉज 1 भी सेम कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उत्पत्ति या निवास के स्थान पे भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसरों की समानता, यानी सरकार के अधीन नियोजन में सरकारी नौकरी में सभी को समान अधिकार होगा। आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 कहता है कि लोक नियोजन में अवसरों की समानता होगी, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उत्पत्ति या निवास के आधार पर किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उत्पत्ति या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 16 के क्लॉज 1। एक चीज समझ लीजिए आप, 16 के क्लॉज 1, 16 के क्लॉज 2, 16 के क्लॉज 3, 4, 5, ये सब तो मूल संविधान में था। सिर्फ 16 के क्लॉज 6 है जो 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा ऐड किया गया है, सिर्फ ये, और ये सब मूल संविधान में था। तो देखिए आर्टिकल 15 में क्या था कि 1, 2, 3 था मूल संविधान में, 4, 5, 6 बाद में ऐड किया गया था। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है कि सामाजिक समानता, यानी धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 15 के क्लॉज 2 भी सेम कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थल के प्रयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में भेदभाव है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 और 2 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 क्या कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 और 2 का उल्लंघन है, जो आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 करती है। 4 क्या कहता है कि शैक्षणिक तौर पे आरक्षण दिया जा सकता है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए, यानी जो SC ST हैं यानी पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको शैक्षणिक तौर पे आरक्षण दिया जा सकता है, शिक्षा में आरक्षण दिया जा सकता है, नामांकन में। 15 के क्लॉज 5 क्या कहता है कि आरक्षण जो है 15 के क्लॉज 4 वाला शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण निजी और प्राइवेट दोनों में होगी। 15 के क्लॉज 6 कहता है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी मिल सकता है, उनके लिए भी है। अब देखिए 16 के क्लॉज 1 तो आप लोग समझ गए कि कोई भेदभाव की बात नहीं करता है। अब 16 के क्लॉज 1 भी सेम कहता है, 2 भी वही कहता है। 16 के क्लॉज 1 कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। 2 भी वही कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन में जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उत्पत्ति, निवास
ये सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 क्या कहता है ये समझते हैं। आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 देखिए ये कहता है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 कहता है कि संसद कानून बनाकर, संसद या सरकार कानून बनाकर किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को या नागरिकों को किसी कार्य के लिए उसको सिर्फ मतलब आरक्षित कर सकता है कि ये काम सिर्फ वही करेंगे। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को या नागरिक को, किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को संसद कानून बनाकर किसी काम को सिर्फ उनके करने के लिए मतलब कि आरक्षित कर सकती है कि हाँ ये काम सिर्फ वही करेंगे। जैसे में मतलब आप समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे में किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को या व्यक्ति को, जैसे हो गया ST शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति या आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो जंगल में ही रहते हैं, मेनली तौर पे जंगल में या वन वाले क्षेत्र में रहते हैं। वो शहरी इलाके में तो रहते नहीं हैं, तो वही वो वन वाले क्षेत्र में रहेंगे, जंगल में। तो उनके लिए अगर सरकार है, संसद जो कानून बनाकर एक कानून बना सकती है या कि ये जो काम है सिर्फ आदिवासी और जनजाति वर्ग के ही लोग करेंगे। ये 16 के क्लॉज 3 कहता है कि संसद कानून बनाकर किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए किसी कार्य को आरक्षित कर सकती है कि ये काम सिर्फ वही करेंगे, ये कार्य सिर्फ वही करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ST हैं, शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी हो गए, जनजाति हो गए, वही सभी आदिवासी या जनजाति, वो तो जंगली इलाके में रहते हैं, वन वाले इलाके में, वो तो शहर में आते नहीं हैं कि हॉस्पिटल में काम करेंगे या कोई हॉस्पिटल में बड़ा फैक्ट्री है उसमें काम, सॉरी शहर में बड़ा फैक्ट्री है उसमें काम करेंगे, वो तो नहीं आते हैं। तो उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि सरकार या संसद वन वाले इलाके में ही कोई फैक्ट्री बनाए, कुटीर उद्योग बनाए, उसमें सिर्फ जनजाति आदिवासी लोग ही काम करें। ये संसद कानून बना सकती है कि आदिवासियों या जनजातियों के लिए कोई फैक्ट्री बनाए या कुटीर उद्योग बनाए या ऐसा कोई और व्यवस्था बनाए जिसमें सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं, और नहीं जो ये हो गए बाहरी लोग, जनरल हो गए हैं या ऊंचे वर्ग के लोग हो गए हैं जो समाज के मुख्यधारा में, वो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं। आदिवासी और ये ST ही, जनजाति ही कर सकते हैं। जैसे में हो गया कि अब ये नहीं समझेगा कि जनजाति है तो वो काम कैसे करेगा, वहाँ जंगल में सब जाएगा तो उसको मार के खा जाता है, तो उसको जान मार देता है, तीर से जान मार देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो कुछ जनजाति हैं जो बहुत पीछे हैं, वो आज भी नंग धरंग रहते हैं और तीर धनुष से शिकार करते हैं, कच्चे मांस खाते हैं, वो लोग नहीं, वो तो बहुत पीछे हैं। ये जैसे देखिए हमारे माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक जनजाति समूह से ही आते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं है। ये उस मतलब ये है कि जो आदिवासी हैं या ST हैं उनके लिए सरकार को रोजगार देगा और आरक्षण की बात कर देगा कि सिर्फ ये काम वही कर सकते हैं। ये 15 के क्लॉज 3 करता है। आप लोग कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। ये 15 के क्लॉज 3 हो गया। ये तो समझ में होंगे कि सरकार, संसद कानून बना सकती है कि ये काम सिर्फ आदिवासी ही करेंगे या जनजाति के लोग ही करेंगे, ये उनके लिए कानून बनाएगा किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए। अब देखिए, तो ये तो है जो इनका, सॉरी 1 और 2 का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 जो है, सॉरी आर्टिकल 16 के क्लॉज 3, आर्टिकल 16 के क्लॉज 3, आर्टिकल 16 के क्लॉज 1, 16 के क्लॉज 1 और 16 के क्लॉज 2 इसका उल्लंघन नहीं करता है, उल्लंघन करता है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 और 2 क्या कहता है कि सामाजिक, जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश या जन्म स्थान के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकता है। निवास के स्थान पर भी, चाहे वो जंगल में रहे, शहर में रहे, वन में रहे या गांव में रहे, निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन 3 क्या कहता है कि संसद कानून बना सकता है और निवास के स्थान पर अधिकार दे सकता है, आरक्षण दे सकता है। निवास के आधार पर कि वन में रहते हैं कोई तो उनको आरक्षण चाहिए, तो ये निवास के आधार पर आरक्षण है। ये तो कहता है कि निवास के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो और ये तो कहता है कि दे सकते हैं। तो ये इन दोनों का तो ये उल्लंघन कर रहा है कि नहीं, एकदम उल्लंघन कर रहा है। लेकिन अब आरक्षण भी जरूरी है। अब बताइए आप ही, एक जाति है, एक वर्ग है जो जंगल में ही रह रहा है, शुरू से ही जंगल में रह रहा है, अब उनको रोजगार नहीं देगा, जंगल में सरकार नहीं देगी, उनको
व्यवस्था उनके लिए नहीं करेगी तो उनका विकास कैसे होगा? वो तो सब दिन जंगल में ही रह जाएंगे, सब दिन पहले से रहते आए हैं और न जाने कब तक जंगल में ही रहेंगे। तो उनके लिए प्रावधान जरूरी है या नहीं, बताइए। अगर ये इसके तहत उनको आरक्षित नहीं किया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा, विशेष प्रावधान नहीं दिया जाएगा तो सदियों तक अभी जंगल में ही रहेंगे। इसीलिए ये जरूरी है। उल्लंघन इन दोनों का करता है लेकिन फिर भी ये जरूरी है ताकि उनको भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, उनको भी समाज में आगे लाया जा सके। समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये उनको आरक्षण जरूरी है, नहीं तो वो पीछे और रह जाएंगे, अभी समाज की मुख्यधारा से जुड़ ही नहीं पाएंगे। अब देखिए आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 तो हो गया, 16 के क्लॉज 4 क्या कहता है, तो देखिए समझते हैं। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 है जो काफ़ी बड़ा है, उसके बारे में एक लगभग एक क्लास अलग से देना पड़ेगा। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 क्या कहता है कि राज्य अन्य पिछड़े वर्गों के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी सबसे बड़ा आरक्षण की बात ये करता है आर्टिकल 16 के क्लॉज 4। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 क्या कहता है, तो ये कहता है कि राज्य पिछड़े वर्ग के लिए देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है कि राज्य है जो राज्य नागरिकों के या पिछड़े वर्गों के लिए, किसी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कर दे सकता है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। सबसे बड़ा आरक्षण की बात ये करता है कि राज्य नागरिकों के किसी पिछड़े वर्गों के लिए, नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए, किसी पिछड़े वर्ग के लिए राज्य नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दे सकता है या विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। पिछड़े वर्ग के लिए, किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी आरक्षण की बात करता है, आरक्षण दे सकता है। विशेष प्रावधान मतलब आरक्षण दे सकता है। और पिछड़े वर्ग, किसी पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्ग ये क्या है, तो किसी पिछड़े वर्ग क्या है या विशेष प्रावधान, तो मतलब ये आरक्षण हो गया। ये तो इनडायरेक्टली आरक्षण, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी कहिए, तो डायरेक्टली आरक्षण हो गया। अब देखिए किसी पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्ग, ये कौन है, किसी पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्ग का मतलब क्या हो गया, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कास्ट, बहुत सारी जातियां आएंगी जो पिछड़े वर्ग में होगी। अन्य पिछड़े वर्ग में नागरिकों, राज्य नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, आरक्षण दे सकती है। किसमें, सरकारी नौकरी में। आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन में, यानी सरकारी नौकरी में राज्य नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, यानी आरक्षण दे सकते हैं। ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 16 के क्लॉज 4, ये तो 1, 2 का भी ये भी उल्लंघन करता है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 भी उल्लंघन करता है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 और 2 का, ये जो 4 है आर्टिकल 16 के क्लॉज 4, उस 16 के क्लॉज 1 और 16 के क्लॉज 2 का तो उल्लंघन करता है। लेकिन अब ये आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चाहिए। देखिए सबका अपना अपना धारणा है, चाहिए कि नहीं चाहिए, सबके अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि चाहिए। अब देखिए जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं उनको तो आरक्षण देगा ही सरकार, बाद में आएगी वो, लेकिन पहले ये देखिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो बहुत पीछे हैं, नीचे हैं, जैसे मैं अभी बात की आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में आदिवासी समूह के जनजाति और जनजातीय समूह के लोगों के लिए, वैसे हैं यहाँ भी पिछड़े हैं, ST SC हो गए हैं, वो सब काफ़ी पिछड़े हैं, तो उनके लिए आरक्षण की बात इसमें कही गई है। काफ़ी डिटेल में चलेगी आगे की वीडियो में, अगर टाइम रहा तो इसी वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में ये इसमें एक लेक्चर देना पड़ेगा, काफ़ी डिटेल है। इसी में आएगा EWS आरक्षण, EWS नहीं, EWS तो 16 के क्लॉज 6 में आएगा। इसी में आएगा OBC आरक्षण, SC ST आरक्षण, SC ST नहीं, मतलब इसमें आएगा क्या कि OBC के अंतर्गत NCL होगा, NCL नहीं होगा, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब इसी में आएगा। काफ़ी डिटेल में जाएगा। इसमें पढ़ना भी काले एलकर आयोग पढ़ेंगे,
बीपी मंडल आयोग पढ़ेंगे तो अभी डिटेल में चलेगा। तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल 16 के क्लॉज 5 और 6 को देख लेते हैं। उसके बाद आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 देखेंगे। 16 क्लॉज 4 क्या कहता है कि सरकार के अधीन नियोजन में यानी सरकारी नौकरी में सरकार नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे सकती है या उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 कहता है। अब देखिए इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी तुरंत पढ़ेंगे। अभी हम लोग 16 के क्लॉज 5 और 6 को निपटा लेते हैं। देखिए आर्टिकल 16 के क्लॉज 5 हम लोग निपटा लेते हैं। देखिए आर्टिकल 16 के क्लॉज 5 कहता है कि कोई धार्मिक संस्थान है, वहाँ कोई सीट है, वहाँ कोई रिक्ति है, तो वो रिक्ति है जो उस धर्म के विशेष अनुयायी के लिए आरक्षित किया जा सकता है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 5 कहता है कि किसी धार्मिक संस्थान में जो रिक्तियाँ होंगी, जो सीटें होंगी, भर्ती होंगी, उसके में जो है भर्तियाँ वो उसी धर्म के विशेष अनुयायी के लिए आरक्षित की जा सकती है। जैसे में देखिए कह रहा है कि किसी धार्मिक संस्थान या किसी धर्म से संबंधित स्थान, वहाँ जो रिक्तियाँ हैं, वहाँ जो वैकेंसी हैं, वो उस धर्म के विशेष अनुयायी के लिए आरक्षित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 16 के क्लॉज 5 कहता है कि जैसे कोई धार्मिक संस्थान है या धार्मिक कोई संगठन है, वहाँ जो रिक्तियाँ हैं, वहाँ जो कुछ लोग की बहाली होंगी या वहाँ कुछ लोग जाएंगे, वहाँ कुछ पोस्ट हैं, तो वो जो पोस्ट हैं उसी धर्म के विशेष अनुयायी के लिए, मतलब उस धर्म के अनुयायी के लिए, उस धर्म को मानने वालों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। वहाँ उसी धर्म के लोग जाएंगे। जैसे में देखिए बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं, जैसे में नाम नहीं ले सकते हैं या ले भी सकते हैं, बहुत सारे धार्मिक संगठन है। हिंदू धर्म का नहीं है, जैसे में बहुत सारे संगठन है। वहाँ अगर जैसे में बजरंग दल हो गया और दल हो गया, ये दल वो दल बहुत सारे हैं, तो उसमें कुछ अगर आदमी जाना होगा तो वो हिंदू धर्म के लिए आरक्षित हिंदू धर्म में। जैसे में देखिए ही अभी कोई मस्जिद है, वहाँ एक मौलवी हैं, तो सामान्य तौर पर इस्लाम धर्म के लोग के ही लिए ही आरक्षित होगा। ऐसा थोड़ा कि अब ये है भारत वैसे धर्म निरपेक्ष है, लेकिन वो वहाँ नहीं होगी। जैसे में मस्जिद है, अब वहाँ कोई मौलवी है, तो वो नहीं हो सकता है कि हिंदू कोई जाएंगे, ईसाई जाएंगे, क्रिश्चियन जाएंगे, नहीं, वो मौलवी जाएंगे जो इस्लाम धर्म से ही रिलेटेड होंगे। वैसे ही अभी भारत में ही हिंदू धर्म के लिए मंदिर है, वहाँ जो कुछ सीट हैं और रिक्तियाँ हैं, वो वहाँ क्यों जाएंगे, हिंदू धर्म के लोग ही जाएंगे। यही कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कि किसी धार्मिक पद पे या किसी धर्म में जो रिक्तियाँ होती है धार्मिक स्थान पे, वहाँ उस धर्म के विशेष अनुयायी के लिए आरक्षित किया जा सकता है। यानी कि किसी धार्मिक संस्थान से संबंधित पद है, किसी धार्मिक संस्थान से संबंधित पद है, कोई धार्मिक संस्थान है उससे संबंधित पद उस धर्म के विशेष अनुयायी के लिए आरक्षित की जा सकती है। उस धर्म के अनुयायी ही जाएंगे वहाँ। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कहता है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करता है। ये कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिया जा सकता है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करता है। कहता है कि अधिक से अधिक 10% आरक्षण दे सकती है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण की बात करता है कौन? आर्टिकल 15 के क्लॉज 6। इसको 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, बाकी सभी मूल संविधान में थे। आर्टिकल 116 के 6 को 103वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा जोड़ा गया है, बाकी सभी मूल संविधान में थे 16 में। तो देखिए आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको सरकारी नौकरी में अधिक से अधिक 10% आरक्षण दी जा सकती है। ये 103वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा है। ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है
वो 103वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लागू किया गया है, आया है। फिर 103 बोला जा रहा है बार बार, सॉरी इसके लिए। जो EWS आरक्षण है, EWS आरक्षण आर्थिक तौर पे आरक्षण, जो 103वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको लाया गया है। इसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रावधान 10% आरक्षण की बात की गई है सरकारी नौकरी में। तो देखिए हम लोग अभी ओवरऑल चर्चा किए आर्टिकल 15 के क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5 है, 16 के क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5 है, इस सब में कुछ आरक्षण की बात की गई है। तो देखिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 है, आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में तो किसी पिछड़े नागरिकों के पीछे वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गई। ये काफ़ी डिटेल है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कालेलकर आयोग के बारे में, कालेलकर आयोग, उसके बाद बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग के बारे में पढ़ेंगे, बीपी मंडल आयोग। इसमें दो केस भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे NCL क्या होता है, क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी डिटेल में चलेगी, और जो ये तो काफ़ी डिटेल में चलेगी, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी लेट हो जाएगा थोड़ा, तो देखिए इसके बारे में तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 के बारे में। तो देखिए आरक्षण सही है या नहीं ये तो आप लोग अब समझ चुके होंगे। इसको आप कमेंट करिएगा कि हाँ आरक्षण सही है या नहीं है, आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन एक ओवरऑल मानना है कि आरक्षण खराब नहीं चीज़ें हैं, आरक्षण ठीक है, आरक्षण देना चाहिए। क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया, SC ST हो गया, मतलब वह है अनुसूचित जनजाति SC ST या अन्य पिछड़ा हो गया, वो तो अगर उनको आरक्षण नहीं देगी सरकार, उनको आरक्षण देकर संविधान ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेगी, तो वो तो और पिछड़े रह जाएंगे। अगर वो और पिछड़े रह जाएंगे तो समाज का विकास कैसे होगा। सिर्फ 100 लोगों में, अगर 100 लोगों में मान लीजिए कि 40 लोग हैं जो ठीक है, उच्च वर्ग में है, या उच्च वर्ग नहीं कह सकते हैं, जो आर्थिक रूप से भी ठीक है, सामाजिक रूप से भी ठीक है, 60 लोग दुर्बल है, या 30 लोग दुर्बल है, या 50 लोग दुर्बल है, जो भी जो दुर्बल है, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो इनको छोड़ के समाज को कैसे तरक्की किया जा सकता है। वो तो हमारा समाज बीमार समाज हो जाएगा, वो लकवकग्रस्त समाज हो जाएगा। एक परिवार में ही देखिए, अगर 4 भाई बहन हैं, उसमें एक का नौकरी नहीं रहता है, 3 को नौकरी रहता है, तो परिवार जिसको नौकरी नहीं रहता उसको मम्मी पापा हैं जो थोड़ा ज़्यादा केयर करते हैं कि नहीं उसको थोड़ा ज़्यादा मदद करेंगे। कुछ भाई तो मदद करेगा ही, जो इनको जॉब है, माता पिता भी करेंगे, ताकि ये उन लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सके, उन लोगों के साथ चल सके। उन लोग की बराबरी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ चल सके। क्यों? ताकि इनको ऐसा नहीं लगे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, बहुत पीछे हम रह गए। सेम उसी की तरह हमारा संविधान भी, सरकार भी आरक्षण देती है पिछड़े वर्ग के लोगों को, ताकि ये भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, ये भी अपना कल्याण कर सके। तो यही मानना है कि आरक्षण तो खैर सही है, लेकिन इसमें कुछ सुधार होने की ज़रूरत है, इसमें कुछ कमियां हैं। जैसे में देखिए, जो आरक्षण के लायक नहीं है, जो बहुत आगे हैं, वो भी आरक्षण का फायदा ले लेते हैं। जिनका इनकम है 1 करोड़, वो भी EWS आरक्षण ले लेते हैं। जो ऊंचे वर्ग से SC ST में भी या OBC में ही जो जिनका इनकम है 20 लाख, वो भी NCL की तरह नॉन क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण ले लेते हैं। तो ये आरक्षण के NCL क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर, OBC, EWS, ये समय हम लोग आगे अगला वीडियो में कुछ और डिटेल में चलेंगे। लेकिन ये मानना है कि आरक्षण ठीक है, लेकिन सरकार बढ़िया तरीके से दे। ये नहीं कि जो आरक्षण जिनको ज़रूरत नहीं वो भी आरक्षण ले, जिनको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है आरक्षण, वो नहीं ले पाए, ये गलत है। जिनको आरक्षण की ज़रूरत है वो नहीं ले पाते हैं, जिनको नहीं ज़रूरत है वही ले लेते हैं आरक्षण का फायदा। तो ये कुछ कमियां हैं जो सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं कि आरक्षण को हटा दिया जाए, आरक्षण ज़रूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो क्या सुधार होना चाहिए, ये हम अगले वीडियो में आपके बीच चर्चा करेंगे कि क्या सुधार होना चाहिए, कौन कौन कमियां हैं दूर करना चाहिए, या कौन कौन ऐसी नई चीज़ें हैं जिनको शामिल करना चाहिए, ये भी करेंगे। और आपको अगर कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट करें, कमेंट में बताइए कि हाँ ये भी सुधार होना चाहिए, ये कमियां हैं ये भी दूर होना चाहिए।
तो आप लोग भी कमेंट करिए आरक्षण के बारे में, और ये भी कमेंट करिए कि सही है कि नहीं। जो अब देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बच गया है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो ये EWS हो गया, NCL, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, और जो सारा इनमें कमियां हैं दूर करने के लिए या कुछ सुझाव, वो सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करिएगा, बताइए कि क्या क्या कुछ सुधार होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।